हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में सेशन 24-25 के लिए सिलेबस बताया था, तो आज मैं पहली यूनिट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले ये समझ लो कि यूपी बोर्ड के अलावा और किस राज्य के बच्चे ये चैप्टर पढ़ सकते हैं, या फिर इससे आने वाले जो भी चैप्टर होंगे वो कौन कौन बच्चे पढ़ सकते हैं। जहां जहां एनसीईआरटी सिलेबस लागू है वो सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। जैसे यूपी के अलावा यूपी के अलावा एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड के बाद आपका आता है उत्तराखंड बोर्ड। जहां जहां एनसीईआरटी लागू हुई है, एनसीईआरटी सिलेबस अप्लाई है, वो सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। शुरू से आप अंत तक बने रहिएगा, और मैं पढ़ाते समय जो चीज मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दी वो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो बोर्ड एग्जाम या किसी कोई भी एग्जाम हो स्कूल में, वो सब क्या है, आएगा एग्जाम में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं, स्थिर वैद्युतिकी यूनिट है, इसमें कितने चैप्टर मैंने बताए थे, 4 चैप्टर बताए थे। एनसीईआरटी में वो जो चैप्टर है, 4 चैप्टर को 2 चैप्टर में कंबाइन करके दिया गया है। तो मैं चैप्टर सब अलग अलग पढ़ूंगा, ठीक, और स्टार्टिंग से एक एक चीज डीप पढ़ूंगा, साथ ही साथ अलग से न्यूमेरिकल भी पढ़ूंगा। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि स्थिर वैद्युतिकी में टोटल है कितने चैप्टर, टोटल 4 चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी में। पहले चैप्टर आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। दूसरा आपका वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस में, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। थर्ड चैप्टर आपका क्या है, वैद्युत विभव। थर्ड चैप्टर आपका क्या है, वैद्युत विभव। फोर्थ चैप्टर आपका क्या है, परावैद्युत तथा संधारित्र। अगर मैं बात करूं फिजिक्स फर्स्ट में टोटल 12 चैप्टर है। सारे चैप्टर को डीपली में पढ़ूंगा, और जो डेरिवेशन होंगे इंपॉर्टेंट, वो मैं इंपॉर्टेंट जो होंगे वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक, तैयार तो सब कुछ पढ़ना है, करना है आपको, बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। एक चीज ध्यान रख लीजिए आप कि पढ़ाते समय आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, और नोट्स साथ ही साथ क्या करते रहेंगे, प्रिपेयर करते रहेंगे, और टाइम टू टाइम क्या करेंगे, उसे रिवाइज करेंगे। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। एक चीज ध्यान रखिए कि अगर मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, तो उसे आप क्या करेंगे, उसके नोट्स क्या करते रहेंगे, प्रिपेयर करते रहेंगे। ठीक, तो स्थिर वैद्युतिकी की अगर बात करें कि स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है, चैप्टर ये चैप्टर है इस यूनिट के अंदर है। पहले बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, उसके बाद वैद्युत क्या होता है, फिर वैद्युत आवेश। यानी कि आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश के बारे में, और जो भी आपके चैप्टर रहेगा वो वीडियो लेक्चर पार्ट में ही मैं करूंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आप अपनी प्रॉब्लम में बता सकते हैं, या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज स्थिर वैद्युतिकी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो मींस होता है चार्ज, इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक मींस एट रेस्ट। चार्ज मींस होता है आवेश, चार्ज मींस आवेश, और रेस्ट मींस रुका हुआ, रेस्ट मींस रुका हुआ। कहने मींस क्या है, आवेश जो रुका हुआ हो, आवेश जो रुका हुआ हो। इस चैप्टर में हम रुके हुए आवेश यानी स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ेंगे। आगे जो आएंगे चैप्टर, ठीक, यानी कि वहां पर फिर आवेश चलना स्टार्ट होगा। जहां आवेश चलता है वहां क्या होती है, करंट फ्लो लगती है। जहां आवेश चलता है वहां क्या फ्लो लगती है, करंट फ्लो लगती है, यानी कि वैद्युत धारा फ्लो होने लगती है। ठीक, तो अगर बात करें स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है,
स्थिर वैद्युतिकी मींस पहले डिफिनेशन में बोल दूंगा उसके बाद लिख दूंगा। फिजिक्स के अंदर यानी फिजिक्स की कई शाखाएं हैं, तो उसी शाखा में एक क्या है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत केवल स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली क्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलिए मैं लिख देता हूं। कहने मींस क्या है, स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, आप साथ ही साथ मेरे साथ साथ नोट करते रहिए, वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के मध्य, स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी। कहने मींस क्या है कि जहां जहां स्थिर आवेश की बात होगी यानी वहां क्या है, स्थिर वैद्युतिकी की बात कर रहे हैं। ठीक, अभी मैं स्थिर वैद्युतिकी की बात वैद्युत बताने जा रहा हूं, फिर इनमें अंतर बताया कि इनमें अंतर क्या है। तो अगले टर्म में क्या है, वैद्युत। अगले टर्म में क्या है, वैद्युत। वैद्युत क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं बात करूं वैद्युत की, तो वैद्युत क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। आपको पता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक फॉर्म से नहीं, एक रूप से दूसरे फॉर्म में क्या की जा सकती है, बदली जा सकती है। कहने मींस क्या है, वैद्युत भी क्या है, भौतिक विज्ञान की शाखा है। भौतिक विज्ञान क्या है, शाखा है जिसके अंतर्गत आवेशों के मध्य होने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्या किया जा सकता है, अध्ययन। इसमें आवेश की बात कर रहे हैं। आवेश मतलब ये नहीं कि केवल स्थिति होंगे, स्थिर हो सकते हैं, गतिमान भी हो सकते हैं। तो वैद्युत मींस क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशित वस्तुओं के बीच होने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत। तो वैद्युत और स्थिर वैद्युतिकी भी केवल यही अंतर है, स्थिर वैद्युतिकी की बात होगी तो वहां आवेश कैसा होगा, स्थिर होगा। कैसा होगा, स्थिर। वैद्युत की बात होगी तो वहां जरूरी नहीं कि आवेश स्थिर हो, गतिमान भी हो सकता है, लेकिन किसी भी स्टेट में हो सकता है। तो मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशित वस्तुओं के बीच, आवेशित वस्तुओं के मध्य या बीच के मध्य होने वाली विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, वैद्युत। क्या कहलाता है, वैद्युत। आप नोट डाउन कर लीजिए कैसे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहने मींस क्या है, वैद्युत और स्थिर वैद्युतिकी में केवल डिफरेंस ये है कि स्थिर वैद्युतिकी में केवल स्टडी ऑफ चार्ज, कैसे रेस्ट पर होंगे, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। बट वैद्युत में क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट और एनी मोशन, यानी किसी भी वे में हो, चाहे मोशन में हो चाहे आप कह दो कि स्थिर हो। ठीक, तो ये बात होगी स्थिर वैद्युतिकी और वैद्युत की। आज इस लेक्चर में स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में,
पढ़ लिया, वैद्युत के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ लिया। इसके बाद वैद्युत आवेश क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट करना है तो पहले चैप्टर के बारे में समझ लो कि चैप्टर है क्या। भले ही वो एग्जाम में ना है, लेकिन चैप्टर को समझने के लिए बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो अब बात करेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। देखिए अगर मैं बात करूं वैद्युत आवेश, देखिए आई नोट कर रहा हूं वैद्युत आवेश। प्यारे बच्चों आप अभी से पढ़ने में लग जाएगा, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है जो हाथ से फिसलती रहती है, पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि अभी मार्च ही चल रहा है, टाइम कम है। ठीक है, ये मत सोचो कि टाइम बहुत ज्यादा है। ठीक, तो आप अभी से स्टडी करने चालू कर दो, और मैं वादा करता हूँ कि 95 प्लस आपके नंबर आएंगे, और पूरी कोशिश रहेगी 100 आउट ऑफ 100, यानी टारगेट किसका है 100 आउट ऑफ 100 का फिजिक्स में। आपको बस क्या करना होगा, साथ साथ में मेहनत करना पड़ेगा, मेरे साथ साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैद्युत आवेश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, यानी कि क्लास 10 में। क्लास 10th में आपका वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वहां पर पढ़ा होगा। वैद्युत आवेश के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, इतिहास में, यानी हिस्ट्री में आपको जाना पड़ेगा। तो वैद्युत आवेश के बारे में देखने जा रहे हैं। तो वैद्युत आवेश की बात है कि ओरिजिन ऑफ चार्ज कैसे आई, ठीक, यानी वैद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अगर मैं बात करूं 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले यूनानी साइंटिस्ट, यानी यूनान के जो साइंटिस्ट थे, यूनानी साइंटिस्ट थेल्स, थेल्स ने अपने प्रयोगों द्वारा देखा। उन्होंने प्रयोग किया क्या, अंबर नामक एक पदार्थ लिया। अंबर एक पदार्थ होता है जैसे कांच होता है, सूखी लकड़ी होती है, आगुनेस, ठीक है, गंधक सल्फर होता है। ठीक, उसी तरह से क्या होता है, अंबर एक पदार्थ होता है, अंबर नामक पदार्थ लिया। इन्होंने क्या किया, इसे ऊन से रगड़ा, ऊन से रगड़ा। ध्यान समझो बेटा, डिफरेंसेस की मैं शॉर्ट में बताऊंगा, पहले डीपली समझ लो है क्या चीज। ठीक, क्योंकि हर चीज जरूरी नहीं कि आप केवल नंबर स्कोर करने के लिए पढ़ो, उसको नॉलेज के लिए भी पढ़ा जाता है। ठीक है, कि नॉलेज आ जाएगा तो अपने आप सब स्कोरिंग कर लोगे आप। ठीक, ऊन से रगड़ा जाता है। तो कुछ समय बाद देखा गया कि अंबर नामक पदार्थ में एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। क्या प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई कि ये हल्के पदार्थों को आकर्षित करने लगे, हल्के पदार्थों को आकर्षित करने लगे। ध्यान समझते रहना, लॉजिक क्या आगे बताएंगे। हल्के पदार्थों को आकर्षित करने लगे तो ये देखा गया कि इन्होंने बताया कि आवेश मीन्स हल्के पदार्थों को आकर्षित करना, लेकिन 2000 वर्षों तक इनकी बात को कोई महत्व नहीं दिया गया। इसके बाद बात होती है, तो इसके बाद साइंटिस्ट एक आए, इंग्लैंड के साइंटिस्ट सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के साइंटिस्ट, यानी इंग्लैंड के वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, इनका पूरा नाम क्या था बेटा, विलियम गिलबर्ट। इन्होंने भी इसी तरह से लॉजिक दिया कि अंबर की तरह कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, अंबर की तरह कुछ पदार्थ ऐसे हैं, अंबर की तरह कुछ पदार्थ जैसे कांच,
गंधक, गंधक मीन्स सल्फर। आबूनस, आबूनस के क्षण होते हैं, या फिर लाख। लाख क्या होती है, गांव में देखा होगा प्यार की तरह होता है, जो प्यार वगैरह गांव में होता है, जो गांव से रिलेटेड होते हैं उन्होंने देखा होगा। अंबर की तरह के कुछ पदार्थ ऐसे थे जिन्हें रगड़ा, जिन्हें रगड़ा, रगड़ने के पश्चात इनमें भी हल्के पदार्थों, हल्के पदार्थों, इनमें भी हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया, आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। अच्छा, हल्के पदार्थ मीन्स कागज हो सकता है, तिनका हो सकता है, या फिर पत्ती, सूखी पत्ती। ठीक, हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। ध्यान समझिएगा, डेफिनेशन शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। गुण उत्पन्न हो गया, ठीक। तो इन्होंने देखा कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जा रहा है, भाई जब पदार्थों को आपस में रगड़ा जा रहा है तो उनमें क्या हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। तो इन्होंने देखा कि ये जो उत्पन्न हो रहा है, ये रगड़ने मतलब क्या होता है, घर्षण होता है। आपने 11th में पढ़ा था, रगड़ना मींस क्या होता है, फ्रिक्शन, यानी घर्षण के कारण सभी कार्य उत्पन्न हो रहे हैं, घर्षण के कारण यानी फ्रिक्शन के कारण। यहीं से आवेश की खोज हुई, यानी कि एक रिजल्ट ये निकला कि आवेश जो होता है, ठीक, आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल किया होगा बचपन में कि जब स्केल को, आपने प्लास्टिक के स्केल को सूखे बालों पर क्या किया होगा, रब किया होगा, तो वो प्लास्टिक का जो स्केल होता है, कागज जो होता है उसे क्या कर लेता है, अपने को अट्रैक्ट कर लेता है। ये आवेश का ही गुण है। तो आवेश होता है, हर एक वस्तु का गुण होता है, हर एक वस्तु का गुण होता है, ठीक। आवेश यानी कि किसी वस्तु का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह हल्के पदार्थों को आकर्षित करने लगता है, आकर्षित करने लगता है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेश। और वह वस्तु क्या कहलाती है, आवेशित वस्तुएं, ठीक। तो डिफिनेशन में यहां से बताने जा रहा हूं कि आवेश की डिफिनेशन क्या है। इतना तो ये बेसिक था कि आवेश की उत्पत्ति हुई कैसे, ओरिजिन ऑफ चार्ज, ठीक। तो मैं डिफिनेशन लिखने जा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आवेश का फॉर्मूला, आवेश का मतलब, विमा, आवेश के प्रकार, ठीक है। पूरा डिटेल से जो एनालिसिस होगा चार्ज के बारे में, ठीक। मोस्ट टॉपिक तो मैं पढ़ाऊंगा अभी, जो डेरिवेशन है, नियम है, फलाने के नियम वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। तो आवेश का मींस क्या है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है, आवेश यानी वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश किसी वस्तु, किसी वस्तु का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में, जिसकी उपस्थिति में, जिसकी उपस्थिति में वह वस्तु, वह वस्तु में हल्के पदार्थों, हल्के पदार्थों को आकर्षित करने, को आकर्षित करने, को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या कहलाता है बेटा, आवेश, ठीक। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आवेश की बात होगी। और वो वस्तुएं क्या कहलाएंगी, तथा वह वस्तुएं आवेशित वस्तु कहलाएंगी, तथा वह वस्तुएं आवेशित वस्तुएं यानी चार्ज ऑब्जेक्ट, आवेशित वस्तुएं कहलाती हैं। ये बात हो गई वैद्युत आवेश की, ठीक। वैद्युत आवेश की बात अगर बात करें कि वैद्युत आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, अभी प्रकार के बाद है। इसके बाद प्रकार की देखेंगे कि टाइप्स ऑफ चार्ज। पहले बात कर ले कि इसका सूत्र, फॉर्मूला क्या होता है, आवेश का जो फॉर्मूला होता है, आवेश को स्मॉल q से भी लिख सकते हो या कैपिटल Q से भी लिख सकते हो, ठीक। तो आवेश Q इक्वल, आवेश Q इक्वल Ne, ठीक।
ठीक है, जहां n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, e क्या होता है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक, जहां ऐसे बिल्कुल नोट्स बनाए, ठीक है, जहां n इलेक्ट्रॉनों की संख्या और e की वैल्यू e होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की वैल्यू होती है माइनस का 1.6 into 10 power -19 कूलम, ठीक है। c मींस कूलम होता है आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक के बारे में भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। ये हो गया भाई फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला और आता है, वो आगे डिसाइड होगा, मतलब आगे देखेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। एक होता है q = I × t, ठीक है। तो ध्यान से सुने, ये हो गए फॉर्मूले की बात। आगे बात होती है मात्रक की, किसकी बात होती है, मात्रक, यानी यूनिट क्या होता है इसका। यूनिट अगर हम बात करें, यूनिट पहले बात करें एसआई पद्धति में, दूसरी अगर बात करें एमकेएस पद्धति में, तीसरी अगर बात करें सीजीएस पद्धति में, ठीक। एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है आवेश का कूलम होता है, क्या होता है, कूलम, ठीक है, कूलम। बिल्कुल बेसिक सब बताओ, बिल्कुल आराम से, ठीक, बिल्कुल सारी क्लासेस आपकी फ्री रहेंगी, कोई पेड क्लासेस नहीं है, और यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। एमकेएस पद्धति में क्या होता है, एम्पीयर सेकंड, ठीक है। एम्पीयर सेकंड आता है कहां से, यहीं से, कि पोलैरिटी, धारा मात्रक है, टाइम मात्रक सेकंड, ठीक। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, इसी को कहते हैं ESU। E मींस इलेक्ट्रो, S मींस स्टैटिक, U मींस यूनिट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसी को कहते हैं स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, ठीक। ये बात होगी सीजीएस की। अन्य मात्रक थोड़ा और स्टैंडर्ड है, अगर थोड़ा और डीपली जाए तो देखें क्या होता है अन्य मात्रक, यानी कि अदर यूनिट में क्या होता है अन्य मात्रक। अन्य मात्रक में क्या है, चुंबकीय मात्रक, किसकी बात करेंगे, चुंबकीय मात्रक, यानी कि मैग्नेटिक यूनिट क्या होती है, ये तो भाई इलेक्ट्रिक यूनिट है इसकी, ठीक। चुंबकीय मात्रक की अगर बात करें, चुंबकीय मात्रक मींस क्या है, EMU, यानी कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, जिसे कहते हैं EMU, ठीक है। ये होगा चुंबकीय मात्रक। एक थोड़ा सा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका मात्रक, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, मेरा ध्यान रखना है, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे, क्या होता है, फैराडे। या आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि फैराडे, एक फैराडे बराबर क्या होता है, 96,500 कूलम, ठीक है। एक और मात्रक होता है सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, पूरा एक एक चीज टॉपिक कंप्लीट करूंगा इस पर, ठीक है, कोई भी चीज छूटेगा नहीं। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, ठीक है। तो ये बात हो गई आवेश, वैद्युत आवेश होता क्या है, उसका सूत्र, मात्रक, अन्य मात्रक, ठीक। एक चीज और बचती है कि डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या होता है, यानी कि विभव सूत्र क्या होता है। तो अगर विभव सूत्र के बारे में बात करें, विभव सूत्र यहां देखते हैं, विभव सूत्र, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे सब यूज होना है। देखो आता कहां से है, होता क्या करिए समझ लो, डायमेंशनल फॉर्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं और होता क्या इसका AT का आता कहां से है, वैद्युत धारा का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A और टाइम का होता है T, तो आवेश का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विभव सूत्र क्या हो गया, AT, ठीक।
इतनी बात होगी वैद्युत आवेश के बारे में, इतनी बात होगी वैद्युत आवेश के बारे में। अब आगे बात करेंगे आ रहे हैं वैद्युत आवेश के प्रकार। ठीक, वैद्युत आवेश का प्रकार होता क्या है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बनाते रहेंगे। बिल्कुल जेन्युइन नोट्स हैं, यानी कि आपके लिए आगे काम आएंगे। और जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल यूनिवर्सल है। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं वैद्युत आवेश के प्रकार। टाइप्स ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा पूरी डिटेल में पढ़ा, जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस चलाता हूं वैसे पूरे ऑनलाइन क्लासेस ही बता रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान समझिए। वैद्युत आवेश के प्रकार में वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, धनावेश। पहला क्या होता है, धनावेश। फर्स्ट इज धनावेश। धनावेश जिसे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। सेकंड होता है ऋणावेश। सेकंड इज ऋणावेश, निगेटिव चार्ज। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि धनावेश क्या होता है। देखो धनावेश की मैं जो डेफिनेशन बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान समझना। ठीक, पहले समझ लो धनावेश होता क्या है। ठीक है, ध्यान सुनिए। धनावेश मींस पॉजिटिव चार्ज। प्रयोगों द्वारा देखा गया, पहले ये समझ लो कि प्रयोगों द्वारा क्या देखा गया, उसके बाद मैं बताता हूं कि धनावेश होता क्या है। ठीक है, देखा गया कि जब कांच की छड़ को, किसको, कांच की छड़ को किस पर रगड़ा गया, रेशम पर रगड़ा गया, रेशम पर रगड़ा गया। देखो समझ में ध्यान से, ये है कांच की छड़ सपोर्टेड। ठीक है, ये है रेशम, इन्हें रगड़ा गया। ठीक, तो देखा गया कि कांच की छड़ से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर चले गए, रेशम पर चले गए। और इस पर कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यह कांच की छड़। ठीक है, ग्लास बोर्ड। जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा गया, रेशम पर रगड़ा गया, तो कांच की छड़ पर जिस प्रकार का आवेश आता है उसे क्या कहते हैं, धनावेश। अभी जो मैं बता रहा हूं डिफिनेशन जो होगी शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, धनावेश। ठीक, धनावेश के लिए क्या है, वह वस्तु जो धनावेशित होती है उसके उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी हो जाती है। क्या होती है, कमी हो जाती है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, उसके द्रव्यमान में, यानी कि जो मास होगा, द्रव्यमान में, सोच में कमी हो जाएगी। ध्यान समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान में क्या होती है, सोच में कमी। और द्रव्यमान में कैसे कमी होती है भाई, आपको पता है कोई भी पदार्थ होगा किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, कणों से। और कण किससे मिलकर बना होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, किसी भी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यानी कि कण कम हो रहे हैं ना, और कण कम हो रहे हैं यानी कि द्रव्यमान कम होगा कुछ ना कुछ, तो वही हो रही है। ठीक, तो धनावेश की अगर बात करें, धनावेश है क्या। ठीक है, धनावेश है क्या, डेफिनेशन आप लोग लिखिएगा। ठीक है, धनावेश जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा गया तो कांच की छड़ पर जिस प्रकार का आवेश आता है उसे क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं।
द्रव्यस कहते हैं।